हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज जितने भी पार्ट्स आएंगे एग्जाम में, उसका पूरा का पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी है फॉर ईच पार्ट टॉपिक वाइज। तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे और बहुत लोग परेशान है कि क्या सिलेबस है, तो मैं आज सिलेबस आपके लिए लेके आया हूँ। और आगे भी वीडियो आते रहेंगे आपको केमिकल ऑपरेटर को लेके। बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो को एक्सेस आपको मिल सके बिल्कुल फ्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि इसके लिए क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। So the first page is what we will discuss in this video. So we will discuss about the chemical operator and physics, chemistry, math, full syllabus, complete strategy for each part topic wise. मैं आपको topic wise इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको topics भी बताऊंगा कि क्या आने चाहिए। सिर्फ आपको heading नहीं मिलेगा, इसमें पूरे के पूरे topic मिलेंगे आपको। हर एक स्लाइड को आप ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, तभी आपको हेल्प मिलेगा इससे। नेक्स्ट देखते हैं हम पहला स्लाइड में क्या है। स्लाइड है हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर इज आवर फोर्स। फोर्स हमारा पहला चैप्टर है। फोर्स आपका पहला चैप्टर है जो फिजिक्स के अंदर आता है। पहले हम फिजिक्स का सारा चैप्टर्स डिफाइन करेंगे। तो फोर्स एंड प्रेशर साथ में मोशन, मैंने सबको एक ही साथ ले लिया है क्योंकि अगर अलग अलग से लेने जाओ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट है, आपको देखते रहना है कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने सब टॉपिक में सब इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हैं, और भी टॉपिक है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फोर्स का पहले डेफिनेशन आपको चाहिए, इफेक्ट क्या क्या होता है फोर्स का, किस तरीके से फोर्स अफेक्ट करता है बॉडी के मोशन को, बॉडी को स्टॉप करने में। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के बारे में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट्स, सब आपको ध्यान रखना है। इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या होता है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसी में आपका इनर्शिया एंड मास आता है, मोमेंटम आपको पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि इसी में आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये सब जो सब टॉपिक है आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी साइड में लिखते रहूंगा कोई भी टॉपिक, तो वो आपका एग्जाम्पल देने के लिए, जस्ट समझाने के लिए कि इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, लेकिन पढ़ना आपको सभी है। और फोर्स एंड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन पार्ट भी आपको पढ़ना है। वेलोसिटी, जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका बहुत ही वेल नोन टर्म्स है, वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्शन, जिसमें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या इफेक्ट होता है, फ्रिक्शन किस तरह हमारे लिए इविल बन जाता है, मतलब किस तरीके से हमें परेशान करता है फ्रिक्शन। उसके बाद इंक्रीजिंग या रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम है तो उसको कैसे ज्यादा किया जा सके या फिर कैसे कम किया जा सके, वो है। फिर विल्स रिड्यूस फ्रिक्शन, विल कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन हमें पढ़ना है। फ्लूइड का मतलब आपका होता है जो कि आपका गैस और लिक्विड में होता है। फ्लूइड का मतलब ही आपका गैस एंड लिक्विड से मतलब होता है। तो गैस और लिक्विड में किस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है, बहुत जगह ये भी पूछा जाता है। हम बस सॉलिड में पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन लेकिन ज्यादातर आपका गैस और लिक्विड से ही पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट आपका है साउंड। तो साउंड किस तरह से वाइब्रेटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ह्यूमंस में किस तरह से साउंड का यूजेस है, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन, पता है किस तरीके का मीडियम साउंड को लगता है प्रोपागेट करने के लिए। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कंप्लीट वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है, आपका वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी आपका हो गया ऑसिलेशन पर सेकेंड जो हमारा होता है, उसको आपका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एप्टीट्यूड है आपका, एप्टीट्यूड मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, इसके जगह आपका एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी। यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ शायद गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड होगा ये, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑडिएबल, इनऑडिएबल साउंड क्या होता है, कितने साउंड हम मतलब हम सुन सकते हैं, या फिर कितने साउंड एनिमल सुन सकते हैं जो साउंड नहीं सुन सकते, और सारा यूनिट आपको हर्ट्ज में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने हर्ट्ज के साउंड हम सुन सकते हैं या एनिमल सुन सकते हैं, क्या आपका अल्ट्रासोनिक साउंड, सुपरसोनिक साउंड क्या होता है, सब आपको इसी पार्ट में मिलेगा। और बेसिक डिटेल्स आपका जो है वो पूरा एनसीईआरटी से ही
मैच खाएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है आपका। तो नॉइज एंड म्यूजिक हो गया, नॉइज पोल्यूशन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड, इको, सोनार। इको क्या होता है, सोनार क्या होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट पार्ट है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे इफेक्ट देता है, तो डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कैसे हम देखेंगे, जो हम पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट इसी में आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट जो हम आपका पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट जिसमें आपका इलेक्ट्रोड्स होता है। उसके बाद आपके और भी चीज जो हमारे सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलते हैं जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के काम आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे पार्ट है। केमिकल इफेक्ट क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये देखना है आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं वो आपको जानना होगा। वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये सभी पार्ट है जो कि यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं हम सब नेचुरल फेनोमेना। तो कौन कौन सा आपका नेचुरल फेनोमेना है, तो पहला तो हमारा लाइटनिंग जो थंडर स्टॉर्म के समय में होता है। चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग से चार्ज कैसा उत्पन्न होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज इन देयर इंटरेक्शन, चार्ज का इंटरेक्शन कैसा होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे कर सकते हैं, इसी में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं आपका। कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया। तो मैं सब नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको तो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में मिल ही जाएगा ये सब। मैं बस आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या और आप कैसे पढ़ सकते हैं इसे। तो इसके अंदर ही आपका कंडक्शन आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कन्वेक्शन आ जाता है। फिर आपका रेडिएशन आ जाता है। तो ये सब जो भी मैं साइड में लिख रहा हूँ आपको एक हिंट देने के लिए और एग्जांपल देने के लिए कि क्या पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आप देख लीजिएगा, और भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, लाइटनिंग, कंडक्टर। और आपका सबसे बेस्ट सोर्स में बता रहा हूँ, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस का बुक लेना है। 8, 9, 10 मस्ट है आपके लिए, और 6, 7 का कुछ हल्का फुल्का कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन मस्ट आपके लिए जो है वो 8, 9, 10 का ही बुक है। ठीक है, लाइटनिंग सेफ्टी आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अर्थक्वेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थक्वेक क्या होता है, किसमें उसे नापते हैं, इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, जिसको हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राम क्या होता है, तो बहुत कुछ पूछा जाएगा इसमें आपको। देखते हैं हम, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मून क्या होता है, स्टार्स क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है। उसके बाद सोलर सिस्टम, सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। मून के लिए आप सोच रहे होंगे मून में क्या पूछा जाता है, तो सब जितने भी हमारे प्लेनेट होते हैं सबका अलग अलग सा मून होता है। ठीक है, सबका मून अलग अलग होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो अगर हम सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम कि सैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, ये साइड में सब आपको एग्जांपल देने के लिए, ये नहीं कि बस आया मैंने और टॉपिक आपको बता दिया और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो मैं आपको साइड में हल्का सा एग्जांपल या हिंट दे रहा हूँ। जैसे आपका सेटर्न हो गया, तो इसका सबसे लार्जेस्ट मून अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा मून इसका कौन सा है, तो उसका नाम है टाइटन, जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट मून भी इसे कहा जाता है। तो टाइटन इसका आपका लार्जेस्ट मून है। तो इस तरीके से ये सब आपको पढ़ना है। साथ में स्टार्स के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, वहां कोलेस्टेशन के बारे में। सोलर सिस्टम तो आपको पढ़ना है, जितने भी प्लेनेट है, कौन सबसे हॉटेस्ट है, कौन सबसे नियरेस्ट है सन के, तो वो सब आपको पढ़ना है। पॉल्यूशन एंड एयर एंड वाटर, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन अभी सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है और ये रेमेडी बनते जा रहा है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम लोग कैसे एयर हम लोग को पॉल्यूट करता है। केस स्टडी ताजमहल का आपको बहुत पढ़ना है, क्योंकि ताजमहल का मार्बल दिन पे दिन क्या होते जा रहा है आपका, खराब होते जा रहा है। तो इसके बारे में आपको बुक में एनसीईआरटी का पूरा पूरा मिल जाएगा। और ताजमहल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लिए आपका इसका मार्बल पीला होते जा रहा है। तो इसका मेन कारण आपका एसिड रेन है। अब एसिड रेन के अंदर हम घुसेंगे, तो एसिड रेन के अंदर आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से गैसेस है जो रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी पढ़ाने नहीं आया, मैं तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ये सब पूरा ध्यान देना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। एसिड रेन के गैसेस के बारे में भी पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप। ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। उसके बाद व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड व्हाट इज प्योरिफाइड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टेबल वाटर और प्योरिफाइड वाटर क्या होता है। इनमें से इतना ही पढ़ना था आपको। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्रेविटेशन, जिसमें आपको पढ़ना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, मास एंड वेट क्या होता है। इसमें आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी का वैल्यू पता होना चाहिए, और आपको ग्रेविटी का वैल्यू छोटा जी का भी वैल्यू पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा एफ होता है उसका भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो भी तो आपको याद रखना है। और मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास का जो वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है
अर्थ का मास का, क्योंकि वो बहुत जगह कैलकुलेट करने के भी काम आते हैं, जो हम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम निकालते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, देखिए आपका फ्लोटेशन। जो आपका वाटर में जो भी थर्स्ट प्रेशर आता है, थर्स्ट प्रेशर जो हम अगर पानी में कोई चीज को दबाते हैं जो फ्लोट करता है, तो वो अंदर से भी एक प्रेशर देता है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगता है ऊपर नीचे, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर आपका दबाते हैं, तो वो क्या प्रेशर होता है, तो उसे थर्ड प्रेशर कहते हैं। वो आपका आर्किमेडिस प्रिंसिपल में पूरा समझाया गया है। एलिमेंट्री आइडिया क्या है रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी कैसे काम करता है, मतलब एक डेंसिटी के साथ दूसरे डेंसिटी को हम कैसे रिलेट कराते हैं, उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। बायोंसी फोर्स क्या होता है, बहुत सारे आपके टॉपिक है इसमें। बायन फोर्स क्या होता है, बायंसी फोर्स क्या होता है, बहुत सारे सब टॉपिक मिलेंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी हीट एंड पावर मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है आपका। वर्क डन बाय फोर्स एनर्जी पावर क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने आगे भी ये टॉपिक का जिक्र किया था आपको। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट एंड पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसके यूनिट आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपका किलो जूल होता है या फिर जूल होता है। तो पावर का आप देख लीजिएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका हीट का भी पूछा जाता है, पावर का भी पूछा जाता है, वाट होता है इसका यूनिट, तो आपको देख लेना है। आवर इन्वायरमेंट में से फिजिकल रिसोर्सेस आपको पढ़ना है, एयर वाटर सोइल, क्योंकि एयर का कंपोनेंट्स कितने परसेंट होते हैं क्या होते हैं वो हमसे पूछा जाता है। सोइल के बारे में भी क्वेश्चन आता है। मेथड बाय विच इट कैन बी कंट्रोल, तो ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पोल्यूशन जितना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी इसी का है। बायोजियो केमिकल साइकिल ऑफ नेचर, बहुत लोग सोचेंगे ये बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, और गैसेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक में देखा है, प्रीवियस ईयर में भी हमने पेपर देखा है, तो गैसेस के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है मैं छोड़ देता हूँ। गैसेस का नॉलेज आपको बहुत होना चाहिए, कितने कंपोनेंट क्या चीज में काम आते हैं। ठीक है, तो आपका ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम क्या है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का, जिसमें हमने पढ़ा था बहुत कुछ। इसमें रिफ्लेक्शन आपको पूरा पढ़ना है, सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसा हमारा इमेज बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इसका फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ लिख दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको काम है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी डेराइव करने नहीं कहा जाएगा। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाय लाइट, स्पेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस का फॉर्मूला पढ़ना है, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको। उसके बाद आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा। और आपको इमेज के बारे में पूछा जाएगा, नेचर ऑफ इमेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि नेचर आपसे पूछा जाता है कि कैसा रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, कि ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, कैसा इमेज है। ठीक है, आपको नेचर ऑफ इमेज पूछेगा इसमें, यह आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ के एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आपके कार के जो रियर व्यू आपको मिलता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, आप जो सेविंग करते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो ये सब क्वेश्चन। डिफेक्ट्स रिलेटेड टू आई, बहुत सारे डिफेक्ट है हमारे, जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपर मायोपिया हो गया, तो मैं सब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक लिख देता हूँ, आपको इससे एक हिंट मिल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तो मायोपिया हो गया, हाइपर मायोपिया हो गया, ठीक है, प्रेस बायोपिया हो गया, तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है, जो कि आपको हिंट की तरह काम करेगा। आप समझ ही गए होंगे आपको क्या पढ़ना है, इतने समझदार सब लोग हैं हम लोग, कि आप अगर आपको जगह तक पहुंचा दिया जाए तो मुझे पता है आप सब कुछ पढ़ लेंगे, बस आपको वही नॉलेज नहीं मिल रहा है कि कौन से टॉपिक एग्जाम में आएंगे। तो मैं यहाँ पे उसी के लिए हूँ, आपको सब टॉपिक बता देने के लिए कि क्या आ सकता है एग्जाम में, और क्या क्या आया हुआ है प्रीवियसली। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैंने इसका सब टॉपिक नहीं दिया, ये पूरा ही पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, साथ में मैग्नेटिज्म आपको पूरा पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का वो आपको पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या क्या है, कहाँ कहाँ से एनर्जी मिलता है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जितने भी सोलर एनर्जी अभी सब सोलर की तरफ ही होते जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद वेव के बारे में आपको पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको पढ़ना है, पेंडुलम के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें इसमें आपका पेंडुलम का पार्ट मिलेगा आपको,
सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ेंगे, इसमें भी आपको बहुत सारा पार्ट है। ऑसिलेशन हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयरली पूछे गए टॉपिक है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये आपका पेंडुलम, पेंडुलम इसमें इंक्लूडेड रहेगा। पेंडुलम पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है देखते हैं। है आपका सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने और टर्म्स यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। तो कुछ कुछ टर्म्स जैसे कि डिफ्लेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डॉपलर्स इफेक्ट पूछा जा सकता है, फ्रिंज पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ कुछ 11-12 का भी टॉपिक है, लेकिन आपको डीप में नहीं घुसना है। आपको सिर्फ उसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। टनल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का टर्म्स रिलेटेड जो भी है, सॉल्ट ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको डीप में नहीं घुसना है। मैंने जो जो टर्म्स बोले हैं वो सबको ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर आपको देखना है तो क्या क्या आता है, तो मेटर्स एंड इट्स नेचर बिहेवियर, तो इसमें कोलाइड्स हम पढ़ते हैं, सस्पेंशन, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर पढ़ना है। मिक्सचर पढ़ेंगे तो कितने पार्ट होते हैं इसके, तो दो टाइप के मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम। सॉल्यूशन पूछा जाता है, सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या क्या होता है, ठीक है, आपको ये पूछना है। केमिकल चेंज जिसमें आपका केमिकल इफेक्ट हो, कोई नया प्रोडक्ट बन जाए। फिजिकल चेंज जो फिजिकली होता है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो बहुत कुछ है, अगर पढ़ाने जाए तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सिलेबस जानना है क्या क्या है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स। तो इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूल्स एंड एटम, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक मासेस क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका वैलेंसी जानना जरूरी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मतलब इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये पता होना चाहिए आपको। केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन कंपाउंड्स क्या क्या है, वोर्ट्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, आपको ध्यान रखना है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक और नहीं हो सकता। मॉडल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और पूछे जाते हैं हर एक साल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, तो आपका फूड एंड फूड प्रोडक्शन, आपको लग रहा होगा ये भी एक आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये आपका जो प्लांट्स ब्रीडिंग सिलेक्शन जो भी है, ये हम हाइब्रिड हाइब्रिड जो भी बात करते हैं, ये आपका केमिस्ट्री में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात किया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका बहुत सारा केमिस्ट्री का टर्म यूज होता है, जो कि फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, जो कि हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर हम जो जिसे कहते हैं, जो कि आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये जो फर्टिलाइजर होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये पूछा भी गया आगे एग्जाम में, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज के लिए आपको कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, जो केमिकल यूज होते हैं वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ये आपका डाल दिया है इसमें, कि आपका क्वेश्चन अगर इससे पूछा भी जाए तो छूटे नहीं। इस ऐसे देखा जाए तो ये एक बायोलॉजी का भी पार्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आगे आ चुका है केमिस्ट्री के पार्ट में, तो मैंने डाल दिया। आपको पढ़ना होगा तो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ कुछ ही इसमें से पढ़ना है, कुछ कुछ आप फर्टिलाइजर, मैन्योर के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और एसेट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि और भी बहुत सारे पार्ट थे। आपको यहाँ से जब आप चैप्टर के अंदर घुसेंगे तो मिल जाएगा और भी जितने पार्ट आपको पढ़ना है। ये आपका ऑयल इंडिया का एग्जाम है, तो कोल एंड पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोल क्या होता है, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जितने भी पार्ट्स है कोल के। उसके बाद पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, सम नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, जो खत्म होने वाला है, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज इसी में आ जाता है। आपका कंबशन और फ्लेम के बारे में पूछा जाता है, तो व्हाट इज कंबशन, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होता है, फ्लेम के बारे में पता करना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल का एफिशिएंसी क्या होता है। तो जो आपका ये फ्लेम का स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे कलर बन जाते हैं, कहीं पे रेड पार्ट आपको मिलता है तो पूछा जाता है कि लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है, ब्लू पार्ट बन जाता है फ्लेम का। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फायर को कैसे रुकाया जा सकता है, तो इसके लिए आपका फायर एक्सटिंग्विशर का भी टर्म इसी में आ जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में आपके जो केमिकल रिएक्शन है, बाकी जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं, वो सब भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से।
ये फायर एक्सटिंग्विशर का पार्ट भी आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है इसलिए मैं साइड में फिर एक बार लिख देता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके लिए, और जितने इसमें केमिकल यूज हुए हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं आगे और क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे वो पढ़ना है। आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है, एलिमेंट दे देंगे आपको और पूछा जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उससे निकालने का भी इजी वैल्यू है। ये सब जब अगर मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ तो मैं उसमें आपको समझा दूंगा क्या है ये सब। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको इसका वीडियो लगता है तो। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो को एक्सेस करने से नहीं रुक पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल भी पूछा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आपका बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में एक टर्म आता है आपका, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जो कि आपका जिप्सम। तो जिप्सम भी आपको जानना है क्या होता है। मैं यहाँ पे अभी डिटेल आपको नहीं दे रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और हो सकता है। ठीक है, तो जिप्सम भी आपको देख लेना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, हर एक पार्ट को हमको शॉर्ट में खत्म करना है और पता कर लेना है कि बस सिलेबस में क्या है। तो मेटल से नॉन मेटल्स हमें पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन हो गया, प्रिवेंशन हो गया। इसी में आपका टर्म जो है कि रस्टिंग भी पूछा जाता है, रस्टिंग कैसे होता है, रस्ट कैसे रोका जा सकता है, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फेरिक फेरस फेरस ऑक्साइड किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछे जाते हैं, आपको देखना होगा इसके अंदर। कार्बन इन इट्स कंपाउंड में आपका कार्बन का कंपाउंड बहुत सारा, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर कार्बन का क्या होता है, होमोजीनियस सीरीज क्या होता है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। ये सब जितने भी है, हेलोजेन हो गया आपका, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड आपको पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी आपके इथानॉल हो गया, इथानोइक एसिड हो गया, अदर प्रॉपर्टीज यूजेस, और सोप्स एंड डिटर्जेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। तो और ये वाला पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हेलोजन एल्केन्स वाला पार्ट है। आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज इसमें रखना ही होगा। पार्ट हम देखते हैं क्या आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपका आता है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, डॉबलेट्स इफेक्ट क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपका मेंडेलिव मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब आपको नॉलेज रखना होगा इसमें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। देख लेते हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टर्म्स क्या क्या है हमारा। तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टर्म्स में हम प्रॉपर्टीज या लॉस ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको मैंने आगे बता ही दिया है, जिसमें आपका वो कीटो ग्रुप हो गया, हेलो ग्रुप्स हो गया, एल्काइन एल्केन जो भी था, आपका पॉलीमर आपको पढ़ना है। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे पॉलीमर का आपको नाम पूछा जाता है और उसका यूज पूछा जाता है। साथ में आपको पॉलीमर के साथ साथ आपका, जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं कि नेचुरल रबर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। बहुत बार आपको पूछा जाता है कि नेचुरल रबर क्या होता है। और भी बहुत सारे टर्म है, जैसे कि आपका बेकेलाइट हो गया, तो बेकेलाइट कौन सा टाइप का पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या है, तो ये बहुत सारा टर्म है जो आपको पूछा जाता है। मैं यहाँ पे जस्ट एक हिंट देने के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये लिख देता हूँ कि आपको पता चल जाए किस जगह में जाके मुझे पढ़ना है और किस जगह तक पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेस हमारा क्या क्या है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू एसिड बेसिस मेटल एंड नॉन मेटल, उसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एसिड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, या मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन एक्सेट्रा मैंने लिख दिया। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपको जानना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के ये जितने भी पार्ट थे मैंने आपको सब बता दिया इधर, आप जाके इसे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ये सब। और आपको कोई बुक रिकमेंड कर रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बुक आपको ज्यादा नहीं रिकमेंड, नया नया बुक लेके पढ़ना नहीं है। एमसीक्यू का कोई एक पतला सा बुक ले लीजिए, लेकिन पूरा कोर आपका जो भी होगा वो आपका एनसीईआरटी होगा, कोर आपका जो भी होगा वो आपका एनसीईआरटी।
नेक्स्ट पार्ट जो सिलेबस मैंने कहा था आपका मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के लिए, इसका सारा का सारा आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका ऑयल का आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए एक वीडियो बनाया था। अब वो जूनियर असिस्टेंट का जो वीडियो है उसमें जो भी पार्ट है आपका मैथ्स का, क्योंकि उसमें आपके मैथ्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके मैथ्स आ रहे हैं, बाकी आपके जितने भी ये टॉपिक है जो कि आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपके आ रहे हैं। उसके बाद आपका और एक टॉपिक है जो कि आपका बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाला पार्ट, वो भी आ रहा है। तो इसके सारे के सारे जितने भी आपके सिलेबस है मैंने सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। उसमें आपको मैथ्स का, इंग्लिश का और जीके जनरल नॉलेज का आपको देखना है, ठीक है, जीके और जनरल नॉलेज का आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, जो भी सिलेबस है। बाकी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था टेक्निक, जो भी आपका कोर्स रिलेवेंट था पीसीएम के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने सारा डिस्कस कर ही लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने यहाँ खत्म किया। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाइए, एकदम ऊपर ही आपको लिंक मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी इसे डाल के रखा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा यहाँ पे आपका होप करता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे पता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जितना हो सका मेरी तरफ से मैंने पूरा एनालाइज किया प्रीवियसली पेपर्स को भी, और जितने पार्ट बन सकते हैं मैंने सब कुछ यहाँ पे आपका कंप्लीट कर दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं। और जिसे भी चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा वो जाके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे मेरा चैनल का कोई भी वीडियो बचा ना रहे और आप सारे वीडियो को फ्रीली एक्सेस कर सकें। और आगे आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सरप्राइज है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मेरे चैनल के जितने भी वीडियो है मैं आपको कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, जाके सारे वीडियो को देखिए। जो भी जूनियर असिस्टेंट के भी एस्पिरेंट है तो वो तो मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए, उन्हें पता ही है कि मेरा कंटेंट कैसा है। तो आप भी जाके जुड़िए, जिन्होंने भी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये सिलेबस शेयर होगा तो सबको पता चलेगा कि क्या सिलेबस है, और जो भी अभी तक अपने राह से भटके हुए स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी हो सकता है दिसंबर में। दिसंबर में हर साल ऑयल का ही एग्जाम होता है, तो दिसंबर में आपको मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम दोनों ही देखने को मिले, जूनियर असिस्टेंट का बाकी और जितना अभी आपका पीसीएम ये केमिकल ऑपरेटर का है। वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और थैंक यू फॉर वाचिंग द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अगले क्लास में। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।